नमस्कार। रूबरू प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती। आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम रूबरू। जी हाँ, रूबरू प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी न किसी एक खास मेहमान से। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राम किशोर पारचा जी, जो कि फाउंडर प्रेसिडेंट हैं इन दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के। और इसके अलावा राम किशोर पारचा जी लगभग पिछले 3 दशक से ज़्यादा कि उनकी पत्रकारिता का उनका अनुभव रहा है, फाइन आर्ट से उनका ताल्लुक़ है। रामकिशोर जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी एक बड़ी अच्छी यात्रा रही है दिल्ली इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल की। अ, मैं भी उसका पार्ट रहा हूँ। तो ये कैसे आपने शुरू किया दिल्ली इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल और इसमें नया क्या कर रहे हैं अभी आप? देखिए, जहाँ तक दिल्ली इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल की बात है सुशील जी, हुँ, हुँ। इसकी शुरुआत जो है 2006 और 7 में की गई थी। हुँ, हुँ। तो मैं यूरोप की यात्रा पे था, तो जी। वहाँ अडूर गोपाल कृष्ण साहब मेरे साथ थे हुँ, हुँ। और बहुत सारे देशों से लोग वहाँ आए हुए थे। हुँ, हुँ। तो कुछ पड़ोसी देशों के भी लोग थे मेरे साथ में। हुँ, हुँ। तो मैं वहाँ 3 कॉन्टिनेंट्स एक फ़िल्म फेस्टिवल होता है जो जी। कांस की तर्ज पर किया जाता है। फ़िलिप जलेदू उसको चलाते हैं। हुँ, तो उसे कवर करने गया था मैं और उस समय मैं अखबार में काम करता हुँ। था। तो वहाँ बैठ के जो है अडूर के साथ एक बार बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में अपना फेस्टिवल क्यों नहीं शुरू कर सकते हैं। जी। तो मैंने कहा ये विचार तो अच्छा है लेकिन कोई स्ट्रक्चर है नहीं दिल्ली में हुँ, और मेरी पहुँच वहाँ तक तो है जहाँ तक फ़िल्में इकट्ठे की जा सकती हैं। हुँ, लेकिन पैसा इकट्ठा करना एक मुश्किल काम हुँ, होगा हुँ, उसके हुँ, लिए। हुँ, तो दूसरी बात ये फिर मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट भी की, मैंने कहा कि ये शुरू हो सकता है, हुँ, लेकिन ये तब शुरू हो सकता है कि जब आप इसके चेयरमैन बनें। हुँ, हालाँकि बाद में हमने इज़राइल की यात्रा उनके साथ की तो उन्होंने कहा कि मैं तो दक्षिण भारतीय फ़िल्में करूँ, हुँ, तो हिंदी नॉर्थ इंडिया में मैं कैसे हो सकता हूँ, हुँ, पर वो रहे। हुँ, हुँ। ये 2007 की बात है। ओके। तो हमने वहाँ इसकी अवधारणा बनाई और कुछ और मित्रों ने साथ दिया तो जिन-जिन देशों की मैंने यात्रा की थी हुँ, हुँ, उन लोगों से हमने रिक्वेस्ट की कि हम ये करना चाहते हैं हुँ, और असल में इसे हम जयपुर प्लान कर रहे थे कि हुँ, जयपुर में फेस्टिवल होना चाहिए। हुँ, लेकिन एक रात जो है विचार आया कि जयपुर हमारा शहर भी नहीं है हुँ, हुँ, और दिल्ली हमारा शहर है, तो हमने जयपुर को दिल्ली हुँ, कर दिया हुँ, और उसके बाद भी हमें 2010 में इसको लॉन्च करना था। हुँ, हुँ, लेकिन चूँकि आर्थिक दिक्कतें बहुत हैं हुँ, और अकेला मैं कर नहीं सकता तो जी। टीम आई उसमें अडूर साहब के साथ, तो बहुत सारे टिग्मांशु धूलिया साहब इकट्ठा हुए हुँ, उसमें हुँ, शामिल हुँ, हो गए। हुँ, और ये उसके बाद 2012 में जाके हुँ, तब शुरू हो पाया जब दिल्ली 100 साल की हुई हुँ, और सिनेमा भी 100 साल का हुआ। ओके। लेकिन ये यात्रा शुरू में तो इसकी शुरुआत अच्छी रही, हुँ, हुँ, लेकिन इसको शुरू करने में हुँ, और उसके बाद से लेकर आज तक, हुँ, आज मुझे महसूस होता है कि कोई भी फेस्टिवल हो या किसी कोई भी इस तरह की एक्टिविटी हो, हुँ, उसे हम शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन उसे जारी रखना एक बहुत जी। चुनौती भरा काम हुँ, होता है। हुँ, हुँ, पर ये है कि आप जैसे मित्रों के सहयोग से हुँ, और हुँ, फिर बहुत सारे लोग इसमें शामिल होते चले गए, हुँ, तो ये संभव हो गया हुँ, और आज जो है ये एक बड़ा ब्रांड, बड़ा नाम बन चुका है हुँ, हुँ, और दिल्ली फेस्टिवल जो है वो पहला ऐसा फेस्टिवल है दुनिया का, हुँ, हुँ, जो फेस्टिवल टू फेस्टिवल कोलैबोरेट होता है विभिन्न ओके। देशों में जी। और हम यहाँ से इंडियन प्रोग्राम्स जो हैं वो लेके जा रहे हैं हुँ, हुँ, और कई देशों में हमने इंडियन प्रोग्राम्स किए हैं, इज़राइल में किए हैं, ओमान में किए हैं, हुँ, मोरक्को में किए हैं। हुँ, यहाँ से लोग जाते हैं, फ़िल्में हुँ, दिखाई जाती हैं हुँ, और स्पेशली जो डीपीआर कोरिया है, नॉर्थ कोरिया, हुँ, हुँ, हमने वहाँ भी 2018 में हुँ, ये इंडियन प्रोग्राम भेजा, ओके। 18 फ़िल्में वहाँ गई थी और अभी ताज़ा तरीन जो उपलब्धि है हमारी वो ये है हुँ, कि मई के पहले हफ्ते में हुँ, ओमान में वहाँ का एक शॉर्ट फ़िल्म हुँ, फेस्टिवल हो रहा है, हुँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम भारतीय सिनेमा का प्रोग्राम चाहते हैं। जी। तो मैं वहाँ जो है करीब 12 फ़िल्में लेकर जा रहा हूँ हुँ, हुँ, और इंडियन एम्बेसी भी हमारी मदद हुँ, वहाँ कर रही है, कोऑर्डिनेट हो रहा है वहाँ। हुँ, रवि किशन है, उन्होंने जाने की सहमति दी है, जी, ऋतुपर्णा सेन गुप्ता वहाँ जा रही हैं। जी। मधुर भंडारकर साहब ने भी कहा मैं चल रहा हूँ और हुँ, श्वेता मेनन वहाँ जा रही हैं। हुँ, तो ये पहली बार ऐसा हुँ, प्रोग्राम होगा मिडल ईस्ट के किसी देश में हुँ, जहाँ इंडियन सिनेमा को तो प्रमोट किया ही हुँ, जाएगा, हुँ, लेकिन उस देश में सिनेमा नहीं है सुशील हुँ, जी। हुँ, तो
कुवैत जैसे देश में सिनेमा का विस्तार अपने आप में एक बड़ी बात है। उनकी 1-2 फ़िल्में हमारे यहाँ फेस्टिवल में आती रही हैं, जी। लेकिन कोई बड़े स्तर पर सिनेमा का विकास वहाँ नहीं हुआ है। तो न केवल सिनेमा के विस्तार के लिए बल्कि 2 देशों के आपसी जो संबंध हैं, डिप्लोमेटिक जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, उनको बड़ा करने में भी मुझे लगता है ये इंडियन प्रोग्राम और दिल्ली फेस्टिवल कुछ मदद कर पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये एक नई उपलब्धि जो है, आप इसको इससे जोड़कर देख सकते हैं। जी। राम साहब, आपकी जो शुरुआत होती है वो आप स्नातक हैं कला में जामिया मिलिया इस्लामिया से, जी। और उसके बाद आप एक बहुत ही बेहतरीन पत्रकार बने और उन्होंने देश की जितने भी तमाम प्रतिष्ठित पत्रिकाएं हैं उसके अंदर लगातार आपके लेख भी प्रकाशित होते रहे। सभी बड़े संस्थानों में काम किया जी, मैंने। बड़े संस्थानों के साथ आप सहयोग से। सब जानते हैं कि आप काफ़ी लंबे समय तक मीडिया में जुड़े रहे हैं। जी। लेकिन पत्रकारिता और एक तरफ कला और दूसरी तरफ ये सिनेमा का शौक, तो ये पहले से ही था या लेकिन ये बाद में डेवलप हुआ, ये कैसे हुआ ये? सुशील जी, एक्चुअली मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि ज़िंदगी में आप बड़े होकर जो भी बनते हैं वो इनबिल्ट आपके साथ बचपन से ही अंदर होता है। जी। तो जब मैं बहुत छोटा था तो उस समय मेरे पिताजी जो हैं मुझे मैं चूँकि बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करता हूँ, जी। बटौना मेरा गाँव है। तो गुलावटी कस्बा है, वहाँ एक चौधरी चित्रलोक नाम का सिनेमा हुआ करता था। अभी वो बंद हो गया है, सिंगल स्क्रीन था। जी। तो मैं दूसरी क्लास में जब पढ़ता था तो पिताजी जो है मुझे वो मेरी किताबें खरीदवाने के लिए ले गए थे, और वहाँ उन्होंने कहा कि चलो तुम्हें फ़िल्म भी दिखाते हैं। क्योंकि मेरे पिता जो हैं वो एक बैंड मास्टर थे, ओके। और वो बिना किसी से शिक्षा लिए हुए संगीत की वो हर वाद्य यंत्र बजा सकते थे। अच्छा। और गाँव में एक बैंड जो है उनका चला करता था। और मेरी माँ जो है वो लोक गायिका थी, वो फोक सिंगर थी। तो दोनों ने प्रेम विवाह किया था। तो हो सकता है कि वो चीज़ मेरे अंदर भी आई। जी। तो वो मुझे लेके सिनेमा हॉल में घुस गए, और उस वक़्त वहाँ प्रकाश मेहरा साहब की मेला फ़िल्म जो है वो लगी हुई थी। तो वो मेरे जीवन की पहली फ़िल्म थी जो उन्होंने मुझे वहाँ दिखाई थी। और उसके बाद जैसे-जैसे मैं बड़ा होता गया तो मेरे पिता का बहुत योगदान रहा, क्योंकि वो खुद सिनेमा के लिए इतने मैं कहूँ कि मुरीद थे और पागल थे कि वो रात को 2 बजे तक भी खेतों में से होकर सिनेमा देखने के लिए भाग जाया करते थे। ओके। और वही चीज़ मेरे अंदर भी आई। तो बचपन में कबाड़ियों की दुकान से फ़िल्म के टुकड़े उठा के, बोतल तोड़ के, उनका लेंस बना के और दरवाज़ों में सुराख करके, शीशा लगा के हम सिनेमा हॉल में होने का एक जो भ्रम है वो पाल लिया करते थे। तो वो धीरे-धीरे बड़ा होता गया, उसके लिए मार भी बहुत खाई। उन्हीं पिता ने मुझे एक बार पीटा भी ओके। कि जिद कर रहा है और मैं नहीं जाना चाहता हूँ, ये सिनेमा देखना चाहता है। तो वो फ़िल्म हमने पर्दे पर देखनी थी रात में, तो हुई नहीं, तो उन्होंने बहुत मारा। फिर मैं उनसे नाराज़ हो गया। तो उसके बाद में मेरे पिता एक ऐसे आदमी थे जो बेटे की नाराज़गी नहीं झेल सकते थे। ओके। तो करीब 2 हफ्ते के बाद में उन्होंने खुद मुझे अपने पास बुलाया और मेरे हाथ में सिनेमा की एक टिकट रखी, जो राजेश खन्ना की रोटी फ़िल्म की टिकट थी, जो मैंने खन्ना सिनेमा में देखी। तो ये वो कर लिया करते थे, ये कला थी उनके पास। और फिर मैं लिपट कर उनसे रोया भी बहुत। तो मेरा मानना ये है कि ये जो मेरे अंदर सिनेमा के विकास और सिनेमा का जो एक तरह से कला संस्कृति का जो कीड़ा है जिसको कहेंगे, संयोजन जो रहा। हाँ, तो ये वो मुझे अपने माँ-बाप से ही मिला है। विरासत में आपको विरासत में मुझे मिला है। और ये मेरी उपलब्धि मानी जाएगी कि जब मेरे पिता दिल्ली में आए, तो दिल्ली का एक मशहूर बैंड होता है, अभी भी है, वो शिव मोहन बैंड। जी। तो उसकी 2 ब्रांचें हुआ करती थी, एक कमला नगर में और एक ये कोटला सेवा नगर में। तो मेरे फादर जो हैं उस सबसे बड़ी जो ब्रांच थी सेवा नगर की, उसको एज एन बैंड मास्टर लीड किया करते थे। अच्छा। तो अगर आप कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि 80 साल पुराना उनका फ्रांस का बना हुआ जो ट्रम्पेट है वो आज भी हमारे पास रखा हुआ है। तो कुछ चीज़ें हमने विरासत की उनकी संभाल के रखी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो कुछ भी हूँ, मेरी माँ ने मुझे गाना कभी नहीं सिखाया, लेकिन मेरे पिता ने सिनेमा क्या होता है और सिनेमा के लिए, उसके विस्तार के लिए, या उसका जो अंदर एक डीएनए होता है, उसको शक्ल कैसे दी जा सकती है, उसमें बहुत उन्होंने सहयोग दिया। तो ये पिता का दिया हुआ सब कुछ है। मेरे माता पिता का आशीर्वाद है जो आज फल फूल के यहाँ तक पहुँचा और मैं ऐसा हुआ और दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बना। लेकिन सुशील भाई, दिक्कत मुझे एक ही रही हमेशा और तकलीफ ये रही कि मेरे पिता ने मुझे सब दिया, लेकिन 2012 में जब दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल शुरू हो रहा था तो वो उसको देख नहीं सके। उससे 8 महीने पहले उनकी मृत्यु हो गई। ओके। नहीं तो उससे पहले हमेशा जिन कलाकारों के मैं इंटरव्यूज़ करता था पत्रकारिता में, तो उसमें सुनील दत्त साहब थे,
बच्चन साहब थे, अरुण गोविल साहब थे, रामायण जब शुरू हो रही थी, तो मुझे मौका मिला उनको मिलवाने का उनसे। लेकिन सिनेमा का जो बंच इकट्ठा करके हमने जिसे दुनिया भर में आज विस्तारित किया है, अगर वो आज होते तो शायद उनको खुशी होती, पर वो उसको देख नहीं पाए। हाँ, मेरी माँ ने और मेरे पिता ने एज एन फिल्म मेकर सन 2000 में मैंने एक फिल्म, जब अपनी पहली जिंदगी की फिल्म बनाई, तब वो जरूर साथ थे। तो वो हैरान थे कि मतलब ये कर क्या रहा है। तो वही जो हमारी विरासत है वो आज तक चली आ रही है और उसी का विस्तार करने में लगा हूँ कि किसी तरह से इस विरासत को मैं देश के साथ और अपने शहर के साथ मिला के दुनिया तक पहुंचा दूं। कोशिश कर रहा हूँ, तो पहुंच रही है और बिल्कुल हम इसीलिए बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। राम साहब, आपके मित्र भी हैं अस्मिता ग्रुप के अरविंद गौड़ साहब, तो उन्होंने आपकी जो पुस्तक है जो अभी आई, जिस पर अभी चर्चा करेंगे, तो उस पर उन्होंने कहा कि जब भी कुछ नाटकों की उस दौर में चर्चा हुआ करती थी तो उसमें राम जो है वो जो काव्यात्मकता है या गीत है नहीं, तो उस पर वो अपनी राय जरूर प्रकट किया करते थे। तो ये क्या आपके जो संगीत की जो विरासत आपको अपनी मदर से, फादर के थ्रू मिली, क्या उसी का परिणाम था या कुछ विशेष शौक बन गया था? नहीं, असल में उस समय हम पत्रकारिता शुरू कर रहे थे जी, और मैं जनसत्ता के लिए काम कर रहा था और अरविंद गौड़ जो है वो नवभारत टाइम्स में रंगमंच के समीक्षक हुआ करते थे जी। और मंडी हाउस में फुटपाथ पे श्री राम सेंटर के सामने बैठकर हम चाय पीते हुए बहुत सारी बातें किया करते थे, काम किया करते थे। तो उसी दौरान अस्मिता थिएटर ग्रुप की जो है संरचना जो है वो तैयार हो रही थी, उसकी स्थापना भी करने की बातें चल रही। तो वी आर द फाउंडर्स एक्चुअली। हम बंगाली मार्केट में एक छत पे नाटक किया करते थे, बहुत सारे नाटक मैंने उनके साथ किए। तो उस समय जो संगीत वाला जो पक्ष था या जो गायकी वाला पक्ष था या कविताओं वाला पक्ष था, तो जब भी उन्हें अपने किसी नाटक में कुछ जोड़ना होता था तो कहते थे राम भाई जरा ये लिख के ले आओ, तो मैं एक पर्ची पर लिखकर उनको दे दिया करता था। तो वो जो लिख के उनको मैंने जो भी कुछ दिया उस समय वापस उनसे लेके मैं अपने बैग में डाल लिया करता था। तो वो बाद में इतनी सारी इकट्ठी हो गई डायरी और इतनी पर्चियां कि फिर मुझे लगा कि एक बार मैं बात करके देखूं क्या ये कहीं कविताओं का संग्रह तो नहीं बन रहा है। तो बहुत साल, 30 साल हो गए, 30-32 साल उस बात को हो गए। अरविंद गौड़ का अस्मिता थिएटर ग्रुप आज देश का जाना माना वो है। हालांकि मुझे अब मौका नहीं मिलता है रंगमंच पर जाने का, मंच पे जाने का, थिएटर करने का, पर 2010 में दूरदर्शन के लिए हमने सीरियल बनाया, तो मैंने बहुत सालों के बाद मेकअप किया। उसमें मैंने सूत्रधार की भूमिका जो निभाई। तो अरविंद ने जो है उसका बड़ा विस्तार किया। अभी भी कई बार जब हम बात करते हैं, अभी हम बहुत सालों के बाद मिले, हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए हमने एक ट्रैवल किया, तो हम पूरा दिन साथ में रहे, तो बहुत सारी पुरानी बातें जो हैं हमने याद की। तो ये अंदर से जो चीजें थी वो तो एक अलग बात है, लेकिन अंदर की किसी भी चीज का जो विस्तार होता है, विकास होता है, उसके लिए किसी का सामने होना जरूरी होता है। तो अरविंद गौड़ वो शख्स थे जिन्होंने उसे विस्तार दिया, क्योंकि जब भी कुछ लिखवाना होता था तो मुझे कहते थे जरा यार ये गाना लिख दो, जरा ये कविता लिख दो, और उसे फिर वो पढ़ते थे और उसका इस्तेमाल करते थे। तो कई नाटकों में ये उन्होंने इस्तेमाल किया। तो शायद हो सकता है कि वो वहां से चला आ रहा हो, पर मुझे खुद ये पता नहीं था कि जो ये कुछ लिख रहा हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ या जो भी तैयारी हो रही है ये किसी कविता संग्रह का कवि रूप रहेगा, ये ऐसा हो सकता है। बट इतने सालों के बाद मुझे लगा ऐसा कि अब बहुत कुछ इकट्ठा हो गया है, तो कम से कम इतने सालों के बाद एक किताब जो है वो मेरी आनी चाहिए। तो ये मेरी पहली किताब है, ये कविता संग्रह के रूप में है, ये एक अलग बात है। जी बिल्कुल। तो राम भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जो ये तुम कविता संग्रह जो लिखा है ये बहुत ही बेहतरीन है, और ये मैंने पढ़ा है, ये पुस्तक जो आपकी है। तो इस पुस्तक में आपने पिछले 30 वर्षों के दौरान जो भी कुछ आपने लिखा, बल्कि 40 कह सकते हैं, 40 कह सकते हैं, जिसमें कि जो भी आपने जिया, जो भी आपके मन का अंतर्द्वंद था, जो भी आपने जीवन देखा, जीवन के तमाम पक्ष देखे, रंग देखे, तो उसको इन कविताओं के माध्यम से समाहित करने की कोशिश की। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि इस किताब को जब आप संयोजित कर रहे थे तो क्या कोई ऑर्डर आपने लिया कि या आपने रैंडमली इसका चुनाव किया कि भाई इस तरह की कविताएं जो पहले होंगी या बाद में होंगी? किस तरह से आपने इसकी रूपरेखा बनाई? असल में ऐसा रैंडमली कुछ लेने वाली बात नहीं थी। मुझे अभी याद पड़ता है कि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो ये 1984-85 की बात है। तो मेरे एक मित्र थे प्रमोद कौसवाल, जो अभी
मेरे बहुत अच्छे मित्रों में हैं। और मेरे जो गुरु मंगलेश डबराल जो बहुत मशहूर जर्नलिस्ट और कवि थे, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। अब मुझे लिखने का शौक तो शुरू से था ही, तो हम एक स्पेशल बस हुआ करती थी 17 नंबर की, यूनिवर्सिटी स्पेशल, वो साकेत से आया करती थी, तो हम दोनों उसी में जामिया तक जाया करते थे। ओके। तो जो भी कुछ मैं लिखता था उस समय, अब मुझे ये पता नहीं था कि प्रमोद जो है वो किसी बड़े आदमी से जुड़ा हुआ है या वो कवि है या क्या है, मुझे ये भी पता नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। तो बाय चांस उनसे मेरा मिलना हुआ, तो हम बस में आते जाते मैं जो कविताएं लिखता था उनको दे दिया करता था, सिर्फ इसलिए कि ये चूंकि मंगलेश डबराल के भांजे हैं सगे, और तो इनको भी ये जानकारी तो होगी कि कविता क्या चीज होती है। तो उन्होंने बहुत सारी कविताएं उस समय मेरी सुधारी और मैं उनको संभाल के रखता चला गया। और 30-35 साल के बाद में ये एक बड़ा अच्छा संयोग है कि आप देखिए कि जो कविता संग्रह है, इसकी वो कविताएं और जो मैंने नई कविताएं इन 30 सालों में लिखी, उन सब का जो संपादन है और उसकी जो देखरेख है वो भी प्रमोद कोसवाल ने ही की है। अच्छा जी। और अभी मैं जब इस इंटरव्यू के लिए आ रहा था तो उनसे मेरी बात हुई, तो मैं उनको एक कॉपी जो है वो उनके घर पर छोड़ता हुआ आया हूँ। तो रैंडमली ऐसा कुछ नहीं था, ये मेरे मन में शुरू से था कि मेरी किताब एक आनी चाहिए, और वो कविता संग्रह होगा पहला, ये मुझे पता नहीं था, क्योंकि एक उपन्यास की भी तैयारी चल रही है, करीब 6 से 7 किताबें हैं जो इसके बाद कंटिन्यूसली आएंगी। तो वो कविताएं इकट्ठी हो गई, तो मुझे लगा कि अब संग्रह आना चाहिए। और एक सच बताऊं तो आपको ये जलन में भी आया कि मेरे मित्र हैं सारे, उनको मौका मिला, उन्होंने अपनी किताबें लिखी और बहुत अच्छी किताबें लिखी। और पिछले दिनों मैंने कोरोना पर एक किताब आई राजेश मिश्रा साहब की, उसका संपादन किया, उसका अनुवाद भी किया मैंने अंग्रेजी में। तो मुझे लगता था कि यार सबकी किताबें मैं संपादित कर रहा हूँ, अखबारों में काम किया है, लेकिन मेरी अपनी किताब अभी तक नहीं आई है, तो कम से कम अब तो आ ही जाना चाहिए। तो वो इकट्ठी की मैंने, फिर प्रमोद को मैंने कहा कि एक बार आप देख लीजिए इसको, और उसके बाद में फिर इसकी रूपरेखा बनी और ये आई। इसका जो कवर है वो हरियाणा फेस्टिवल में लॉन्च किया गया, और अब मतलब ये आप जैसे मित्रों का सहयोग है कि इसका जो विमोचन है वो उसी कुवैत के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हो रहा है, जिसमें मैं इंडियन प्रोग्राम लेकर जा रहा हूँ। तो मैं इसे एक बड़ी उपलब्धि भी मानता हूँ कि मेरी किताब जो है वो कुवैत में विमोचित की जाएगी। जी बिल्कुल। राम साहब, आपकी कविताएं जब पढ़ी तो उनको पढ़ने के बाद में ऐसा लगता है कि एक महानगरीय जीवन में एक व्यक्ति है जो बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहा है। वो एक अंतर्द्वंद है उसके अंदर बादल भी है, बारिश भी है, आंसू भी है, नहीं घर भी है, खिड़की भी है, बहुत कुछ है उसके अंदर। तो ये जो एक आपकी जो आंतरिकता है, ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ आपने प्रकट नहीं किया, और शायद इस कविताओं के माध्यम से आप उस जो भाव है उसको प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या आपका जो मतलब कविता की कला है आपकी, या फिर ये आपका मूल स्वभाव है, या आपको वाकई लगता है कि मैंने शायद इन कविताओं के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त किया है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी भी और इसका जवाब आपने खुद भी दिया है कि ये मेरा एक अंतः स्वभाव है जी। मेरे अंदर एक बड़ी बात यह है कि मैं बहुत बात करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन असल में जो बात मेरे अंदर चल रही होती है जी, मैं उसे वैसा नहीं कह पाता हूँ जी, और इंतजार करता हूँ कि मतलब सामने वाला पूछेगा तो मैं अपने आप को कहूँगा। मेरे जीवन का जो दर्शन है वो कहीं से आता नहीं है। जो कुछ भी घटनाएं मेरे आसपास घटती हैं उसी में से बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि जैसे आप समझिए कि 69 में जब मैं पहली बार दिल्ली जैसे शहर में उतरा, तो उस समय बस अड्डे पर उतरते वक्त जिस तरह का शहर मैंने देखा, मेरी माँ और मेरे पिताजी के साथ मैं जब सड़क पर चलते हुए उस शहर को देख रहा था, तो बत्तियाँ टिमटिमा रही थी, तो वो मेरे मन मस्तिष्क पर बैठ गई। और उस समय जो उतर कर मैंने शहर के बारे में महसूस किया वो इन कविताओं में भी है। और उसके बाद जब इस शहर ने मुझे जैसा जैसा जीना सिखाया, जो लोग आते गए और जो लोग मुझे मिलकर मेरे साथ नई तरह के अनुभव देते गए, चाहे वो जिंदगी के अनुभव थे, चाहे वो रिश्तों के थे, चाहे वो पर्सनल व्यक्तिगत जिंदगी के थे, चाहे व्यावसायिक जिंदगी के थे, उन सब ने कुछ ना कुछ सिखाया। तो जो भी मैंने जिया
वही मेरी इन कविताओं में, विभिन्न कविताओं के माध्यम से मैंने व्यक्त करने की भी कोशिश की कि अगर मैंने मकान बदला है तो पुराने मकान में रहना जो है और उसकी दीवारों को छोड़कर नए मकान की दीवारों को आत्मसात करना या उनके साथ जुड़ना, वो एक बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत महीनों तक, सालों तक आपको वो मकान अपना लगता ही नहीं है, आपको लगता है वापस जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब उस मकान को छोड़कर आप पुराने मकान में जाते हैं तो वो मकान आपको बड़ा बेगाना लगता है, लगता ही नहीं कि आप कभी यहाँ रहे भी थे। तो वो सारी चीजें आई हैं और इसमें जैसे आप देखेंगे कि बारिशें हैं और खिड़कियां हैं, चिड़िया है, गांव है, प्रेम है और इसमें स्त्री भी है, पुरुष भी हैं। और आप जैसे अभी आपने कहा कि ये स्वभाव है, तो मैं बड़ा अंतर्मुखी और आत्मकेंद्रित किस्म का आदमी हूँ, तो बहुत बोलता नहीं हूँ और बोलूंगा तो फिर आधी चीजें दबा जाऊंगा इस इंतजार में कि खुद ही पूछ लेगा। अब पूछा नहीं तो फिर वो अंदर रह जाएगी, तो जब वो अंदर रह गई तो वो बाहर कैसे आएगी? तो उसको बाहर लाने का जो एकमात्र लेखक के पास या कवि के पास जो माध्यम होता है वो ये शब्द होते हैं। तो मैंने कोशिश यही की कि इसमें वो चीजें आ जाए। अब इसमें बहुत सारे प्रतीक हैं, स्त्री भी एक इसमें प्रतीक है। तो हो सकता है कि कई लोग सोचें कि शायद स्त्री प्रतीक है, लेकिन हो सकता है कि कहीं कोई स्त्री हो भी सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रतीक हो तो कोई किसी का वास्तविक रूप में होना भी जरूरी हो। अगर आप कल्पना के साथ में वास्तविक जीवन को मिला देंगे तो बेहतर तो बन सकती है, लेकिन उसको अगर आप जोड़कर जीना शुरू कर देंगे तो वो बेहतर बनने की जगह कई बार बिगड़ जाएगी। तो वो बिगड़ाव की जो स्थिति है वो इस कविताओं में कहीं ना कहीं अवसाद में है, कहीं किसी प्रेरणा के रूप में है, वो दिखाई देती है। हरी घास भी इसमें आपको दिखाई देगी, लेकिन हरी घास के बाद पेड़ जब दिखाई देते हैं तो पेड़ पे वो पीले पत्ते आपको दिखाई देंगे। तो उन पीले पत्तों को लेकर के आप क्या महसूस करते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि हरा पत्ता जो है पीला होने के बाद गिर के टूट जाएगा। और आपने उसमें जिक्र भी किया है कि बीमारी का जिक्र किया है आपने। तो वो बीमार हो चुका होता है। तो यही जीवन का जो सार है और रिश्तों की जो बात है या मेरे जीवन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, ये आप कह सकते हैं कि वो मेरे जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं। लेकिन अगर आप इस कविता संग्रह को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत कुछ ऐसा होगा जिसे आप अपने से रिलेट कर पाएंगे। तो अगर हमने ऐसा लिखा है जिसे पढ़ने के बाद में पढ़ने वाला ये मान रहा है कि उसका जीवन इसमें दिखाई देने लगा है, यानी कि हम अपनी बात को कहने में सफल रहे हैं। तो ये उसी का सार तत्व जो है वो इस कविता संग्रह में आया है। कहीं ना कहीं कुछ विरोधाभास भी नजर आता है, जैसे कि अभी आपने कहा कि मैं बहुत अंतर्मुखी व्यक्ति हूँ, लेकिन एक कविता के माध्यम से आप ये भी कहते हैं कि मैं बोलता हूँ तो लोगों को वो पसंद नहीं है, तो क्या मैं चुप रहूँ? तो आप अपने स्वयं से सवाल भी करते हैं कि क्या मैं चुप रहूँ, क्या मैं ठीक हूँ? इस तरह से भी आप एक आपके अंदर एक अंतर्द्वंद है। तो ये कविता की भाषा है या कुछ स्वभाव से जुड़ती हुई बात है ये? देखिए, कविता संग्रह तो अब आया है, लेकिन ये मेरे स्वभाव में भी है। जैसे मेरी कविता है, उसमें मैंने बात की है कि मैं पूछ रहा हूँ कि मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने जब हम आखिरी मिले थे पिछली बार तो मैंने तुमसे सवाल किया था, तो तुमने उसका जवाब कुछ और दिया और मैं कुछ और जवाब चाहता था। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि मतलब मैंने सवाल गलत पूछा था या जवाब देते हुए तुम कुछ भूल गई थी। अच्छा, एक मसला और है कि जब हम कविता की बात करते हैं या कहानी की बात करते हैं तो स्त्री और पुरुष उसमें प्रमुख हो जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि स्त्री पुरुष की जो प्रमुखता है वो बहुत मायने नहीं रखती है। मायने ये रखता है कि आपने किसी को भी संदर्भ और प्रतीक मानकर जो बात कही है, क्या वो बात आपसे कनेक्ट होती है? आपने उस बात को कहां तक सही तरीके से कहने की कोशिश की है? तो वो मेरे सवालों को सुनते हुए तुम बहुत चुप थी। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा था कि क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? अब इस कविता को अगर आप देखें तो इसमें आपको लगेगा कि शायद मैं प्यार कर रहा हूं और मैं प्रेमिका से या किसी स्त्री से ये सवाल कर रहा हूं, लेकिन ये बात मैं आपसे भी पूछ सकता हूं। कई सवाल ऐसे होते हैं जिसमें हम जवाब नहीं दे पाते, हम सुनकर एक तो निरुत्तर हो जाते हैं और एक हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि इसका जवाब हम ढूंढ कर लाएं कहां से। तो कई सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारी कल्पना और बहुत सारे जो प्रसंग हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। इसमें कोरोना का प्रसंग भी मिलेगा, इसमें सड़क पर जो आदमी चल रहा है उसकी भी बात इसमें की गई है, और इसमें बारिशों के साथ एक ऐसी
काल्पनिक प्रेमिका की बात भी की गई है जो है नहीं कहीं भी, लेकिन आप बारिशों में भीगते हुए जब चाय पीते हैं तो आपको लगता है कि कोई आपके साथ चाय पी रहा है। लेकिन जब आप प्रेम करते हैं तो हो सकता है कि आपको प्रेम में वो चीजें वैसी ना दिखाई दे, तो आप नई कविता भी रचते हैं। उस कविता को आप लिखते वक्त सोच सकते हैं, जैसे एक कविता है कॉफी का प्याला, वो आप पढ़ेंगे उसमें, तो उसमें ये है कि कॉफी हाउस में बैठकर मैं अब भी कॉफी पीता हूँ, कॉफी हाउस में बैठकर मैं अब भी कॉफी पीता हूँ, प्याले भी दो ही होते हैं, प्याले भी दो ही होते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि दूसरे प्याले पर अब किसी के होठों के निशान नहीं होते हैं। जी। अब मैं ये कविता मैंने लिखी तो मेरी अपनी एक फीलिंग है, और ये मेरी कल्पना है या कोई प्रतीक है या कोई वास्तव में कहीं पर है, ये कोई भी मान सकता है कि इस आदमी ने बहुत जबरदस्त प्रेम किया है, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता है। लेखक, कवि, शायर प्रेम की तलाश में हमेशा रहते हैं, और अगर वो प्रेम करते हैं तो वो बहुत टूट कर प्रेम करते हैं, लेकिन उस प्रेम के लिए वैसा प्रतीक तलाश करके उसके साथ वैसा हो जाना, ये हमेशा से एक बड़ा सवाल रहा है जी। और इस सवाल को लेकर कई गुंजल और कंफ्यूजन्स जो हैं वो दुनिया भर को आपके बारे में हो सकते हैं जी। लेकिन सच्चाई ये है कि प्रेम के बिना, लिखे बिना, सोच के बिना और महसूस किए बिना आप कैसे जिएंगे? तो उस जीने के जो जीवन तत्व हैं, जो बिंब हैं, जो प्रतीक हैं, वही इन कविताओं में मैंने लिखने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, और मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि जो व्यक्ति प्रेम से भरा हुआ है तो वो उसे पूरा जगत जो है कहीं ना कहीं उसमें प्रेममय नजर आता है उसको, और ऐसा ही व्यक्ति सकारात्मक भी हो सकता है। तो आपकी कुछ कविताओं में कुछ सकारात्मकता बहुत ही प्रबल रूप से नजर आती है। जैसे खिड़की की बात है तो खिड़की से जो छनकर आती हुई जो किरण है तो आना चाहते हैं आप उसमें जी। तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो आपके व्यक्तित्व को भी दर्शाता है कि जीवन में चाहे जो भी अंधेरा हो, परेशानी हो, संकट हो, अवसाद हो, लेकिन ये जो रोशनी की किरण है ये आनी बंद नहीं होनी चाहिए। तो ये जो इस तरह की जो कविताएं जो आपने लिखी हैं इस संग्रह में, मैंने ये पढ़ी है कविता आपकी, तो ये क्या कुछ ऐसे समय की कविताएं हैं कि जब आप बहुत ही निराश रहे होंगे या उदास रहे होंगे या किसी अवसाद के क्षणों में रहे होंगे? कुछ कविताएं उस दौर में लिखी गई क्योंकि मेरा मानना ये है सुशील जी के जो कुछ भी जिंदगी में घटता है और जब वो पराकाष्ठा पर चला जाता है और जब आपको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, तो आप उस मुकाम पर होते हैं कि या तो आप खुद को निपटा लें और या फिर उससे आगे निकलकर बड़े हो जाएं। जैसे छोटी लाइन और बड़ी लाइन की बात होती है। तो इसमें कुछ जिंदगी के ऐसे भी मोमेंट्स चल रहे हैं मेरे कि बचपन से लेकर, क्योंकि अभावों की जिंदगी हमने जी और कोई सुख उस तरह से हमने बचपन में नहीं देखा जो होना चाहिए। तो बचपन क्या होता है हमें पता ही नहीं है, एक्चुअली में मुझे नहीं पता है, क्योंकि बचपन स्ट्रगल में चला गया और छोटे भाई बहन थे तो उनको संभालने में चला गया, फिर माता पिता की जो जिंदगी थी वो संघर्षों में चली गई। तो जब तक यहाँ पहुंचे तो उसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो कभी हुई ही नहीं, और उसके बाद जब वो होने लगी तो कई बार होते होते जब आप अच्छा करते हैं, सोचते हैं, तो बिगड़ जाता है। और वो बिगड़ाव की स्थिति जो होती है वो इस मुकाम तक आ जाती है कि जब आपको लगने लगता है कि अब बाकी कुछ नहीं है। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि वहां जाकर के भी जो पराकाष्ठा होती है मैं उसको छू के तो आता हूँ, मौत को भी छुआ जा सकता है, लेकिन वहां पर भी मैं उम्मीद नहीं छोड़ता। मुझे लगता है कि जिंदगी में, जीवन में कई लोग मानते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है। तो बचपन से एक चीज मेरे दिमाग में थी और मैंने पढ़ा भी उसके बारे में कि जिंदगी में सब कुछ कभी खत्म नहीं होता है। जीवन इतना बड़ा है, आपके जीवन की जो जितनी भी विसंगतियां हैं, जितने भी विरोधाभास हैं या जितने भी संकट होते हैं, वो इतने बड़े कभी नहीं होते हैं कि आपका सब कुछ खत्म हो जाए। मेरा मानना ये है कि उस सब में से कुछ खत्म होता है, बाकी सब बचा रहता है, और जब बाकी सब बचा रहता है तो खिड़की से आती एक छोटी सी उम्मीद की किरण को देख लेना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं उसका बहुत बड़ा मायने मानता हूँ। तो बहुत बार ऐसा हुआ है जब मैंने एंड पर जाकर फिर से शुरू किया है, और मुझे लगता है कि ये जो किताब है ये भी मेरे जीवन के शायद उन्हीं पलों की एक वानगी हो सकती है जहाँ एंड पर जाकर मैंने फिर से
वापस आने की कोशिश की है, तो इसे आप शुरुआत भी मान सकते हैं। तो उम्मीद और खिड़की, ये दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आप देखिए कि जब सुरंग में आप घुसते हैं तो अंधेरा पूरा प्रॉपर आपको दिखाई देता है, लेकिन कोने पर आपको एक रोशनी की किरण हमेशा दिखाई देती है। चाहे लंबा हो सकता है लेकिन ना हो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो उम्मीद मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ, और मेरा मानना है कि अगर आप उम्मीद का दामन नहीं छोड़ेंगे तो चाहे कितना भी विरोधाभास आपके जीवन में हो, चाहे कितना भी संकट आपके जीवन में आए, या आप कितने भी जीवन जीने से चूक जाएं, या आपको लगने लगे कि अब बाकी कुछ नहीं बचा है, फिर भी मुझे लगता है कि अगर उम्मीद आपके साथ चलती है तो वो प्रतीक जो माना जाता है जीवन का, उसको लेकर के आप फिर से शुरू कर सकते हैं। तो मुझे हमेशा से नई शुरुआत करने का बहुत शौक रहा है। चुनौतियों को मैंने बहुत झेला है, अभी भी झेल रहा हूँ। और आप और हम जो भी रचता है, एक्चुअली में दो चीजें होती हैं, एक होता है और एक रचा जाता है। तो जो होता है लोग जनरली उसको देखते हैं और उसको देखते हुए उसके बारे में राय बनाते हैं, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो जीवन हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। लेकिन जो रचा जाता है वो नया होता है, और जो रचा गया है और जो नया है वो लोगों को समझ में भी देर से आता है। उसको समझने में लोग उतनी ऊर्जा इस्तेमाल नहीं करते हैं जितनी होता है या जो है उसको खर्च करने में, उसको समझने में लगा देते हैं। तो मेरा मानना है कि जो है वो है ही, लेकिन जो रचा जा रहा है जीवन, उसको माना जाना चाहिए, उसको स्वागत होना चाहिए, उसका स्वागत होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा राम भाई आपने। आपकी इस संग्रह में मैंने महसूस किया कि स्त्री इसके अंदर प्रमुखता से है, और वो स्त्री जो है वो अपने सशक्त रूप में है, जहाँ आप एक सोलेस ढूंढना चाहते हैं, जहाँ उसके आश्रय में आप बैठना चाहते हैं, उसकी ठंडी छाया में आप बैठना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आप उसके साथ अपनी एक सहभागिता महसूस करते हैं। ये काफी प्रबलता से आपकी इस संग्रह में है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए सुशील जी, स्त्री जो है ना, मेरे लिए स्त्री जो है कोई आश्चर्य नहीं है जी। और स्त्री जो है वो शरीर भी नहीं है। बचपन में हमने अपनी माँ को देखा, बहन को देखा, तो स्त्रियां मेरे आसपास और हमारे और आपके आसपास हमेशा से रहती हैं, चाहे वो किसी भी रूप में रहें। लोगों के लिए स्त्री एक शरीर हो सकती है और उस शरीर को लेकर उनकी अपनी एक परिकल्पना हो सकती है, लेकिन मेरी परिकल्पना में शरीर जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, जिसको हम स्टडी करते हैं, जिसकी जो गूढ़ता है उसको जानने की कोशिश करते हैं। मैं जब पेंटिंग सीखता था, जब फाइन आर्ट्स का मैं कोर्स कर रहा था, जब मास्टर्स कर रहा था, तो हम मॉडलिंग, लाइव ड्राइंग किया करते थे, और उसमें कभी कोई मेल या कोई फीमेल जो मॉडल है वो बिल्कुल एकदम न्यूड अवस्था में हमारे सामने होता था। तो जनरली लोगों का ये मानना है कि अगर स्त्री या पुरुष आपके साथ नग्न अवस्था में है तो फील होना आपको उसी तरीके से जरूरी है, यानी आप शरीर को फील करें। लेकिन मेरा मानना यह है कि मुझे शरीर की फीलिंग उस तरह से नहीं होती है। मेरा मानना यह है कि मुझे मन की फीलिंग होती है कि अगर मान लीजिए मैं एक बंद कमरे में हूं और कोई स्त्री मेरे सामने न्यूड है, मैं उसको पेंट कर रहा हूं, तो जरूरी नहीं है कि वो मेरे लिए एक सेक्स का साधन भी बने, ऐसा नहीं है। वो मेरा काम है, और उस काम को समझने के लिए स्त्री का मेरे समक्ष होना बहुत जरूरी है। लेकिन स्त्री का मायने सिर्फ ये ही नहीं है। स्त्री जो है हमेशा आपके साथ बहुत शक्तिशाली एक स्तंभ के रूप में खड़ी रहती है, चाहे वो आपके साथ खड़ी हो, चाहे आगे खड़ी हो, चाहे पीछे खड़ी हो, और विभिन्न रूपों में वो आपको प्रेरणा देती है। आपके साथ कई प्रतीकों की तरह रहती है। आप प्रेम के लिए स्त्री का इस्तेमाल करते हैं, आप उसके साथ संसर्ग के लिए इस्तेमाल स्त्री का करते हैं, आप माँ होने के नाते स्त्री आपके साथ रहती है, बहन की नाम पे आपके पास स्त्री है। मसला ये है कि आप स्त्री को किस रूप में देखना चाहते हैं। तो मैं कभी भी स्त्री को उस रूप में देखता ही नहीं जिस रूप में स्त्री सिर्फ एक सामान रहे या एक शरीर रहे, या जिसका इस्तेमाल हमारे जीवन में या हमारी जिंदगी में या रिश्तों में सिर्फ वही हो जिसे लोग मानते चले आए हैं जी। अगर स्त्री सुंदर है, स्त्री का सुंदर होना भी जरूरी नहीं है,
जब आप उसकी स्टडी करते हैं तो आप उसके शरीर की स्टडी नहीं करते हैं, आप उसकी फीलिंग्स की स्टडी भी करते हैं। उसका कान कैसा बना हुआ है, उसके नाक कैसे है, उसके होंठ कैसे हैं, उसके कंधे कैसे हैं, उसके नितंब कैसे हैं, हर चीज पर आप जो है बात करने की कोशिश करते हैं। तब आपके दिमाग में जो एक ऑब्जेक्टिव संसर्ग यानी सेक्स की जो भावना आती है वो अगर आएगी तो आप अपना काम कभी नहीं कर पाएंगे। और सामाजिक दृष्टि से अगर हम देखें या नैतिकता की दृष्टि से हम देखें तो स्त्री का आपके जीवन में होना या एक स्त्री के साथ बहुत सारी स्त्रियों का आपके जीवन में होना वो एक ऑब्जेक्टिव संदर्भ नहीं है, वो एक ऑब्जेक्शनेबल संदर्भ है। तो थोड़ा सा मैं इस मामले में अलग से सोचता हूं। और अगर स्त्री नहीं है तो स्त्री के बिना आप ना तो जी सकते हैं, ना आप कविता लिख सकते हैं, और स्त्री के बिना ना आप उपन्यास लिख सकते हैं, ना आप फिल्म बना सकते हैं। आपके शब्द जो है ना वो स्त्री के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। लेकिन स्त्री के इर्द गिर्द घूमेंगे अगर, तो आप अगर इन कविताओं को पढ़ेंगे तो आप फिर मेरी कविताओं के साथ चिड़िया वाली कविता क्यों ढूंढ रहे हैं? कुछ लोग स्त्री ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपने चिड़िया भी ढूंढी उसमें, आपने उसमें खिड़की भी ढूंढी है, आपने उसमें धूप भी ढूंढी है, बारिशें भी ढूंढी हैं। तो बारिश, खिड़की, धूप, चिड़िया, पत्ते, जमीन, आसमान, अंधेरा, उजाला, उम्मीद, आप इसी को स्त्री के साथ भी क्यों नहीं रख लेते हैं कि आप उसको ऐसे कहें स्त्री, पुरुष, बच्चे, माँ, बहन, अंधेरा, उजाला, खिड़की, चिड़िया, पत्ते, हरे पत्ते, पीले पत्ते, आप इसको ऐसे क्यों ना देखें? बिल्कुल। तो वो भी एक उसी तरह का ऑब्जेक्ट है जो आपको रचना के लिए प्रेरित करता है। वो आपके होने के लिए प्रेरित करने वाली चीज नहीं है कि आपके होने को प्रेरित करेगा। आप उसकी वजह से हो सकते हैं, लेकिन आप उसके होने की वजह से चीजों को बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो जहां उसके होने से चीजें बिगड़ती हैं तो इसका मतलब है आप झूठ जी रहे हैं, क्योंकि स्त्री के होने का मतलब है चीजों का बनना, और स्त्री हमेशा बनाती है, चाहे पुरुष को बनाए, चाहे आपकी कविता को बनाए, चाहे आपकी कहानी को बनाए, चाहे आपके जीवन को बनाए। तो जाहिर है हो सकता है इस कविता में भी कहीं ना कहीं कोई स्त्री ऐसी रही होगी जिसने मुझे ऐसा होने पर बाध्य किया होगा, और ये मेरे साथ ही नहीं है, ये मेरे जैसे किसी भी आदमी के साथ हो सकता है। और ये कह सकते हैं कि जो आपकी रचना धर्मिता है उसमें कहीं ना कहीं स्त्री की जो सोच है या उसका जो पूरा संपूर्ण व्यक्तित्व है जिसकी व्याख्या आपने की है, तो उसमें उसका कंट्रीब्यूशन है। और शायद इसीलिए अपनी एक कविता के अंदर आप ये कहते भी हैं कि मैं देह से उकता गया हूँ, और वहाँ से आप भागने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आपके लिए देह सिर्फ एक माध्यम नहीं है, आप स्त्री को एक पूरी पूर्ण संपूर्णता में देख रहे हैं जो उस कविता के अंदर बार बार झलकता भी है। राम साहब, आपने एक इस कविता का संग्रह का जो नाम रखा है वो रखा है तुम। तो चलिए, मैं इसमें जो आपकी तुम कविता मैंने पढ़ी है तो मैं थोड़ा सा ये भी, आपको कैसी लगी है? मुझे बहुत सुंदर लगी कविता जी। और इसके अंदर बड़ी इंटेंस फीलिंग है जिसको मैं अपने दर्शकों के साथ में भी साझा करना चाहता हूँ। तुम पकड़ो तुम जरा उस हवा को जिसने तुम्हें छुआ होगा पहली बार हौले से, दबोच लो उस रोशनी को जो पड़ी होगी सबसे पहले तुम पर नर्म रुई सी। दोनों कहते थे सिर्फ दूर से देखेंगे तुम्हें, दोनों कहते थे सिर्फ दूर से देखेंगे तुम्हें, खुद को छू कर देखो अभी तक लिपटे पड़े होंगे अभी तक तुमसे। क्या बात है, बहुत ही शानदार, मुझसे ज्यादा अच्छी कविता मेरी आप पढ़ रहे हैं। बहुत ही शानदार आपने लिखा है, और कहीं ना कहीं एक एहसासात इसके अंदर नजर आते हैं। तो ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं उन भावों के चितेरे हैं कि जो कविता की डिमांड है, कविता की जो मांग है। नहीं, इसमें क्या है ना सुशील जी कि जैसे ये कविता है जी, इसमें पुरुष का स्त्री को सुंदर मानना ही बहुत जरूरी नहीं है। जनरली होता क्या है कि लोग कहते हैं कि यार तुम उस स्त्री को बहुत खूबसूरत मानते हो, लेकिन इस कविता में आप देखिए कि स्त्री को स्त्री की तरह देखने की बात स्त्री से की जा रही है जी। कि कभी पुरुष उसको देखकर सुंदर कहे वो जरूरी नहीं है, वो खुद को देखकर भी महसूस करे कि तुम खुद को छूकर तो देखो कि आखिर तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खास बात, क्या एलिमेंट्स हैं कि हवा, पानी, बारिशें, धूप, सूरज, ये सब भी तुमको छू लेना चाहते हैं, एक बार देखना चाहते हैं, लेकिन छूकर देखने के बाद
ये तो महसूस करो कि एक बार वो आकर छूकर देखकर ही नहीं गए हैं, वो लिपटे पड़े रह गए हैं। यानी स्त्री इतनी खूबसूरत भी हो सकती है, पर ये मेरा मानना जरूरी नहीं है। जिस स्त्री के बारे में आप ये बात करते हैं, उस स्त्री का ये मानना भी जरूरी है, इस आत्मविश्वास के साथ खुद को देखना कि वो सुंदर है, ये उसको भी मानना चाहिए। बिल्कुल। और कविता कहीं ना कहीं इन भावों के साथ उस स्त्री को और अधिक खूबसूरत बना देती है। राम साहब, कुछ और कविताएं आप, मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं वो सुनना चाहेंगे, तो आप अगर सुनाएंगे तो और भी अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। सुनो सुनो मुझे जरा याद तो दिलाओ, सुनो मुझे जरा याद तो दिलाओ, पिछली बार क्या पूछा था मैंने तुमसे। सुनो मुझे जरा याद तो दिलाओ, पिछली बार क्या पूछा था मैंने तुमसे, जब तुमने की थी प्यार की बातें। जब तुमने की थी प्यार की बातें, क्या कुछ भूल गया था मैं? क्या कुछ भूल गया था मैं अपने ही सवाल का जवाब देते हुए? तुम किस बात पर हैरान थी? तुम किस बात पर हैरान थी, मेरे सवाल पर या जवाब पर? मैंने तो बस तुमसे पूछा था, मैंने तो बस तुमसे पूछा था, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? अब देखिए, ये कविता जो है, ये जो आप बात कर रहे थे उम्मीद, संशय, उम्मीद और नए और पुराने का जो फर्क है वो इसमें दिखता है। बिल्कुल, कि आप उकताते सिर्फ देह से नहीं है, आप बहुत सारी चीजों से उकताते हैं। बिल्कुल। तो उम्मीद जो है वो यहाँ भी है और यहाँ भी सवाल है। तुम बस चुप थी, तुम बस चुप थी, वो भूलना तो नहीं था। तुम बस चुप थी, वो भूलना तो नहीं था, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा। वाह, ये सुशील जी देखिए, एक चीज होती है कि दो चीज, मैंने एक बार मैं फिल्म देख रहा था दक्षिण भारतीय, तो उसमें एक डायलॉग था, वो संदर्भ फिल्म का ये था कि दो लोग हैं जो आपस में प्रेम करते हैं और शादी करना चाहते हैं जी, लेकिन जब वो प्रेम बड़ी मुश्किल से उनको मिलता है और एक संदर्भ ऐसा आता है जिसमें वो शादी करने से लड़का मना कर देता है। तो मना करता है तो हीरोइन इससे पूछती है कि पहले तुमने मुझसे शादी करने के लिए इतना सब किया और जब मैं तैयार हूं तब तुम क्यों नहीं करना चाहती? तो उसका एक जवाब था, बोले कि हम प्रेम करते हैं, हम दुनिया से लड़ते हैं प्रेम पाने के लिए, और जब हम प्रेम पा लेते हैं, हम वैवाहिक संबंध में बंध जाते हैं, तो फिर हम दोनों आपस में लड़ते हैं। तो वो कहती है कि ऐसा हमारे साथ नहीं होगा। तो उसने कहा नहीं, ये तय है, संबंधों का अंत यही है कि हम दुनिया से लड़कर जुड़ते हैं और फिर खुद से लड़ते हैं। तो मैं इसलिए शादी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि उसके बाद हमारे बीच में, मतलब वो एक तयशुदा बात कर रहा था लड़का जो नायक है उसका, और हीरोइन उम्मीद में थी कि सब कुछ होता है, सारे काम होते हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं होता है तो दोनों के बीच फिर प्रेम नहीं होता है जी। तो एक घटना है और उस घटना पर वो फिल्म बनी है और साई पल्लवी जो है वो उसमें एक्ट्रेस है और वो काफी अच्छी फिल्म है, आप देखिए कभी उसको। तो ये सारी चीजें जो हैं इन कविताओं में भी दिखाई देंगी आपको। तो हालांकि इसमें कोई संघर्ष उस तरह का नहीं है, कोशिश ये है कि जिंदगी दिखाई दे, रिश्ते दिखाई दें और रिश्तों को समेटने की कोशिश जो है वो दिखाई दे। लेकिन आप जैसे अवसाद की बात कर रहे थे, जैसे इसमें एक कविता है ये भूलना, जो कविता जो मैं अभी पढ़ रहा था जी। तो इसके अंत में जो है ये कि बस तुम चुप थी, वो भूलना तो नहीं था कहीं मेरा तुम्हारा। या बारिशों की जब हम बात करते हैं या जब हम खुद के बिखरने की बात करते हैं, तो इसमें उम्मीद जो है आज भी, जो कॉफी वाली कविता है, कॉफी हाउस वाली, जैसे उसमें मैंने कहा कि मैं आज भी कॉफी पीता हूँ, प्याले भी दो ही होते हैं,
लेकिन दूसरे कॉफी का प्याला जो है उस पर होठों के निशान नहीं होते। यानी मैं आज भी 2 प्याले इसलिए मंगाता हूं कि हो सकता है कि जो गया है किसी दिन वो लौट कर वापस आ जाए। एक उम्मीद है, एक उम्मीद है। तो ये जरूरी नहीं है कि इसमें किसी का होना जरूरी है, ये है कि ये आपके मन में जो जिंदगी का एहसास है, ये उस रिश्ते की कहानी को कहने की बात है। या फिर हम बारिशों की बात करते हैं या अपने मन की बात करते हैं। तो जैसे अब एक इसमें कविता है, बनारस पे भी एक कविता है इसमें, और एक कविता है बारिशें ना। तो बारिशें जो कविता है वो ये है कि सुनो यहाँ आओ, सुनो यहाँ आओ, बाहर जाकर देखो जरा, सुनो यहाँ आओ, बाहर जाकर देखो जरा, क्या सचमुच में बारिश हो रही है, क्या सचमुच में बारिश हो रही है, मैं तो यहाँ हूं आंखों से भीगता हुआ, मैं तो यहाँ हूं आंखों से भीगता हुआ, फिर ये कौन है जो बाहर रो रहा है मेरी तरह बारिश बनकर। बताइए। अब ये जो कविता है, अब इसे आप अवसाद से जुड़ी हुई कविता मान सकते हैं, लेकिन ये अवसाद इसमें उम्मीद के साथ है, क्योंकि बारिशें जो हैं वो जीवन का प्रतीक है जी। धूप जो है वो जीवन का प्रतीक है, क्योंकि धूप निकलेगी, बारिश होगी, तभी घास उगेगी, और घास उगेगी तो फुनगियां निकलेंगी। अब वो पीली हो जाए तो ये उसमें घास का कसूर नहीं है। पीली होने का मतलब ये है कि हो सकता है जिस जमीन पर वो उग रही हैं वहां थोड़ी सी दिक्कत आई हो, उर्वरा शक्ति कम हो सकती है। तो जीवन भी ऐसा ही है, कहीं ना कहीं कोई उर्वरा शक्ति की कमी जो है वो हो सकती है। तो उस चीज को इकट्ठा करने के लिए कविता, कहानी और शब्द वो एक बहुत बड़ी चीज है। और जो शब्दों की मैं जो बात करता हूं, देखिए मेरी एक कविता है कच्चे शब्द। अब ये जो कविता है, ये अगर हम बात करेंगे कविता की, तो आप देखिए कि जब महाभारत हुआ था, तो महाभारत में जब कृष्ण वाच हुआ, अर्जुन को जब उन्होंने प्रवचन दिया था, तो उन्होंने ये कहा था कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो कभी खत्म नहीं होगा, ये सदैव सत्य शाश्वत रहेगा और ब्रह्मांड अंतरिक्ष में ये घूमता रहेगा। क्योंकि हम कुछ भी बोलते हैं वो चला जाता है। आपने देखा होगा कि जब हम पहाड़ों में जाते हैं तो अपनी ही आवाज को दोबारा सुनते हैं, तो वो आवाज क्यों सुनाई देती है? वो इसीलिए सुनाई देती है क्योंकि हमारी आवाज जो है वो निकल के कहीं चली तो गई है, लेकिन वो खत्म नहीं होती है। तो महाभारत में भी यही हुआ कि जो उस समय प्रवचन किया गया कृष्ण और अर्जुन का, और जो उवाच जिसको बोलते हैं, उसमें जो कुछ भी कहा गया, तो कृष्ण ने कहा कि मैं आज जो कुछ भी बोल रहा हूं वो ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में चला जाएगा, और हो सकता है हजारों साल बाद वो कभी ना कभी हमें सुनाई दे। तो मैंने उसको महाभारती शब्द कहकर प्रेम और जिंदगी के साथ जोड़कर शायद उस स्त्री से देखने की भी कोशिश की है जो किसी को छोड़ के जा चुकी होगी। ये जरूरी नहीं है कि मैं उसी स्त्री की बात करूं जो मुझे छोड़कर गई, या कोई जरूरी नहीं है कि मैं उस स्त्री की बात करूं जो जीवन में आई। ये उस स्त्री की बात भी हो सकती है जिसे हम जानते भी नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि स्त्रियां या पुरुष वो सब एक जैसे हैं, सिर्फ उनके स्वभाव अलग अलग हो सकते हैं, उनके जीने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन जब आप उनको महसूस करते हैं तो वो तरीका सिर्फ एक ही है कि आपने जो महसूस किया उसका रिवर्ट या रिसीविंग या आउटपुट या इनपुट कैसा है। जीवन इसी का नाम है। अब जैसे शब्दों की बात हम करते हैं, तो मेरी एक कविता है कच्चे शब्द, और ये जो कविता है, ये कविता संग्रह जो तुम है, ये 3 खंडों में है। अगली जो खंड की पहली कविता है वो ये कच्चे शब्द है, जो इस खंड की सबसे अंतिम कविता है। और उसके बाद एक जो संग्रह है उसका नाम है गिली धूप। तो ये तीनों कविताओं का एक कंबाइंड है। जैसे तेरे वादों के सारे कच्चे शब्द, तेरे वादों के सारे कच्चे शब्द अब बुझ रहे हैं टूटे अलावों में। तेरे वादों के सारे कच्चे शब्द अब बुझ रहे हैं टूटे अलावों में एकांत बनकर। मैं लपेटे खड़ा हूं भरोसे की चादर अभी भी बदन से। आप देखिए, मैं लपेटे खड़ा हूं भरोसे की चादर अभी भी बदन से, लहरों से तेरे स्पर्श के किस्से। कि हम जो आपस में कभी बातें की होंगी वो किस्से अभी भी वैसे के वैसे हैं। जो तुमने कहा ना तो वो खत्म हुआ, जो मैंने कहा ना वो खत्म हुआ, कभी ना कभी वो लौट के हो सकता मुझे सुनाई दे।
मैं लपेटे खड़ा हूं भरोसे की चादर, अभी भी बदन से लहरों से तेरे स्पर्श के किस्से, बीते हुए महाभारती शब्दों के साथ। जो हम अभी बात कर रहे थे जी। बीते हुए महाभारती शब्दों के साथ, अभी भी देखो पीछा कर रहे मेरा, अभी भी देखो पीछा कर रहे मेरा, वीरान खामोशी में भी। यानी जो भी आपने कहा, चाहे वो स्त्री पुरुष कहे, चाहे हम दोनों आपस में बात करें, वो ब्रह्मांड में चला गया है। मुंह से निकलने के बाद उसकी यात्रा शुरू हो गई है। अब इसका कोई छोर नहीं है, क्योंकि आकाश में हजारों करोड़ों लाखों आकाश गंगाएं हैं अंतरिक्ष में, और उसमें से किसी एक में हमारी पृथ्वी है। तो उस पृथ्वी से निकलने के बाद वो किस आकाश गंगा में जाके विलीन हो रहा है, या उसकी वो सीमा ही नहीं आई जहां से टकराकर वापस लौट सके। हो सकता है कभी वो वापस लौटे, तो शायद हम अपनी ही कही गई बात को फिर से सुने। तो ये इस पूरे कविता संग्रह का निचोड़ है, सार है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही शानदार। और जैसे कि मुझे लगता है कि ये जो काव्य संग्रह है तुम, ये कहीं ना कहीं कविता तो है ही, इसके अंदर एक दार्शनिकता भी है और एक डिविनिटी भी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे दर्शक हैं वो ज़रूर इस किताब को न केवल खरीदेंगे, पढ़ेंगे, और अपने जीवन में भी ये जो गंभीर भाव है तो इनको भी समझेंगे और आत्मसात भी करेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया रामकिशोर पारचा जी कि आज आपने अपनी कुछ जीवन यात्रा हमारे साथ शेयर की, और एक बहुत ही खूबसूरत किताब जो हमारे साथ आपने शेयर की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि साहित्य जगत में ये अपने आप में एक माइलस्टोन होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो दर्शकों, ये थे रामकिशोर पारचा जी, जो कि फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हैं दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के। आज बहुत ही बेहद खूबसूरत चर्चा रही उनके इस कविता संग्रह पर, जिसको मैं दिखाना चाहता हूँ, जिसका नाम है तुम। ये कविता संग्रह जो कि बहुत ही इंटेंस कविताओं का संग्रह है। आप भी ज़रूर इस कविता को, संग्रह को लेकर के पढ़ें और अपने जीवन में आत्मसात करें। आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मेहमान के साथ मैं हाजिर रहूँगा। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।